बेल्जियम पश्चिमी यूरोप का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है, जिसका एक समृद्ध इतिहास है जो सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के बीच बसी इस भूमि को विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा आकार दिया गया है। रोमन प्रांत के रूप में अपनी प्रारंभिक जड़ों से लेकर यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक, बेल्जियम की यात्रा एकता, विविधता और लचीलेपन की एक उल्लेखनीय कहानी है। इस लेख में हम बेल्जियम की प्राचीन शुरुआत से लेकर वर्तमान वास्तविकता तक के ऐतिहासिक विकास का पता लगाएंगे। प्राचीन जड़ें और रोमन शासन। बेल्जियम के इतिहास का पता प्राचीन काल से लगाया जा सकता है, जब इस क्षेत्र में सेल्टिक और जर्मनिक जनजातियां निवास करती थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जूलियस सीजर की रोमन सेनाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे बेल्गिका प्रांत में बदल दिया। रोमन प्रभाव ने बेल्जियम पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जो रोमन कस्बों और सड़कों के खंडहरों में स्पष्ट है, जो आज भी मौजूद है। मध्य युग और फ्लैंडर्स का उदय जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, इस क्षेत्र में जर्मनिक जनजातियों द्वारा आक्रमण की लहरें देखी गई और अंततः फ्रैंक्स के नियंत्रण में आ गई। मध्य युग में फ्लैंडर्स का एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उदय हुआ, जो अपने व्यापार और समृद्धि के लिए जाना जाता था। ब्रुक्स और गेंट जैसे शहर वाणिज्य और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित हुए, जिसने यूरोप में बेल्जियम के बढ़ते महत्व में योगदान दिया। बर्गंडियन और हैब्सबर्ग काल। 15वीं शताब्दी में फिलिप द गुड के अधीन डची ऑफ बर्गंडी ने वर्तमान बेल्जियम के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल कर लिया। भविष्य के पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम के साथ बर्गंडी की मैरी की शादी ने इस क्षेत्र को हैब्सबर्ग शासन के अधीन ला दिया। हैब्सबर्ग के शासनकाल में बर्गंडियन और हैब्सबर्ग क्षेत्रों का विलय हुआ, जिससे एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य के लिए मंच तैयार हुआ। प्रोटेस्टेंट सुधार और 80 साल का युद्ध। 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार की उथल-पुथल देखी गई, जिसके कारण बेल्जियम में धार्मिक तनाव पैदा हो गया। वर्तमान बेल्जियम सहित दक्षिणी प्रांत मुख्य रूप से कैथोलिक बने रहे, जबकि उत्तरी प्रांत, अब नीदरलैंड, ने प्रोटेस्टेंटवाद को अपनाया। ये धार्मिक मतभेद अंततः 80 साल के युद्ध में चरम पर पहुंच गए, जिसके दौरान उत्तरी प्रांतों ने स्पेनिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिससे डच गणराज्य का गठन हुआ। स्पेनिश और ऑस्ट्रियाई शासन बेल्जियम सहित दक्षिणी प्रांत स्पेनिश नियंत्रण में रहे, जिन्हें स्पेनिश नीदरलैंड के रूप में जाना जाने लगा। इस क्षेत्र ने 18वीं सदी की शुरुआत तक स्पेनिश शासन के तहत सापेक्ष स्थिरता का अनुभव किया, जब यह ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग राजशाही के अधीन हो गया। इस अवधि में एक स्वायत्त बेल्जियम पहचान का विकास देखा गया, जो अपने पड़ोसी क्षेत्रों से अलग थी। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का शासन। 18वीं सदी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति बेल्जियम के क्षेत्रों सहित पूरे यूरोप में फैल गई। यह क्षेत्र फ्रांसीसी नियंत्रण में आ गया और नेपोलियन बोनापार्ट के शासन के तहत इसे फ्रांसीसी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। फ्रांसीसियों ने प्रशासनिक और कानूनी सुधारों की शुरुआत की, जिसका बेल्जियम की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ा। नीदरलैंड का साम्राज्य और बेल्जियम की क्रांति। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में वियना की कांग्रेस ने उत्तरी नीदरलैंड के साथ दक्षिणी प्रांतों को एकजुट किया, जिससे नीदरलैंड का साम्राज्य बना। हालांकि उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और भाषाई मतभेदों के कारण तनाव पैदा हुआ। अंततः 1830 में बेल्जियम क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति की परिणति बेल्जियम को 1831 में नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने और बेल्जियम साम्राज्य की स्थापना के साथ हुई।
लियोपोल्ड प्रथम और औपनिवेशिक विरासत। लियोपोल्ड प्रथम एक जर्मन राजकुमार बेल्जियम का पहला राजा बना और उसके शासनकाल में बेल्जियम ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बेल्जियम ने अफ्रीका में कांगो मुक्त राज्य, अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य सहित उपनिवेशों का अधिग्रहण किया। औपनिवेशिक काल आर्थिक विकास तो लाया, लेकिन साथ ही उपनिवेशों में शोषण और अत्याचार की विरासत भी मिली। विश्व युद्ध और अंतर्युद्ध काल। 20वीं सदी के 2 विश्व युद्धों के दौरान बेल्जियम को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दोनों संघर्षों में देश युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें व्यापक विनाश और जीवन की हानि हुई। युद्ध के बीच की अवधि में बेल्जियम ने भूराजनीतिक बदलावों के बावजूद अपनी पहचान को फिर से बनाने और परिभाषित करने का प्रयास किया। आधुनिक बेल्जियम और यूरोपीय एकीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में बेल्जियम ने यूरोपीय संस्थानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजधानी ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ की वास्तविक राजधानी बन गई। सहयोग और बहुपक्षवाद के प्रति बेल्जियम की प्रतिबद्धता यूरोपीय संघ के विकास को आकार देने और यूरोपीय देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है। भाषाई और राजनीतिक विभाजन। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एकता के बावजूद बेल्जियम को भाषाई और राजनीतिक विभाजन से उत्पन्न आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। देश में 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल है: फ्लैंडर्स डच भाषी, वालोनिया फ्रेंच भाषी और ब्रुसेल्स द्विभाषी। इन भाषाई विभाजनों के कारण अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जटिल बातचीत और बहस होती है। बेल्जियम का शाही परिवार और संवैधानिक राजशाही बेल्जियम की राजशाही निरंतरता और राष्ट्रीय एकता का एक स्थायी प्रतीक रही है। राजा फिलिप के नेतृत्व में बेल्जियम का शाही परिवार देश के राजनीतिक मामलों में एक औपचारिक भूमिका निभाता है। बेल्जियम का संविधान एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है, जिसमें राजा एक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि निर्वाचित अधिकारी कार्यकारी शक्ति रखते हैं। बेल्जियम टुडे बहुसंस्कृतिवाद और बहुभाषावाद। बेल्जियम की वर्तमान वास्तविकता इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और बहुसांस्कृतिक समाज को दर्शाती है। अनेक भाषाओं, परंपराओं और पहचानों के सहअस्तित्व ने देश के अद्वितीय चरित्र को आकार दिया है। बेल्जियम सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए अपनी ऐतिहासिक विरासत को अपनाना जारी रखता है। निष्कर्ष: बेल्जियम की प्राचीन शुरुआत से लेकर आज की वास्तविकता तक की यात्रा इसके लोगों के लचीलेपन और इसकी पहचान की अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। समृद्धि, संघर्ष और एकता की अवधियों से चिन्हित राष्ट्र के जटिल इतिहास ने यूरोप के केंद्र में इसके प्रक्षेप पथ को आकार दिया है। जैसे जैसे बेल्जियम भविष्य की राह पर आगे बढ़ रहा है, यह इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे विविधता में एकता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर सहयोग और प्रगति को बढ़ावा दे सकती है।